गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए जी, पधारे। नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खम्मा खानी। चलो जी बेटा जी, आइए फटाफट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। बताइए बेटा, हम कर रहे थे चुटकू क्लोज टेस्ट। ठीक है, ठीक है जी पुत्र। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा पार्ट पैसेज का। वो कर रहे हैं मेरे बच्चे पार्ट पैसेज का। ठीक है, तो अब तक जो हमने बातचीत की थी मेरे बच्चे, वो बातचीत की थी क्लोज टेस्ट पर। अब जो बातचीत कर रहे हैं बेटा, वो बातचीत कर रहे हैं पैसेज पर, और फिर बातचीत कर लेंगे तीनों की मिक्स। ठीक है, फिर ऐसा भी एक दो प्रैक्टिस सेट ये लगा लेंगे कि तीनों को हम मिक्स कर लेंगे, पैसेज भी, क्लोज टेस्ट भी और पैराजम्बल्स भी। ठीक है, तो तीनों प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। दूसरी बात मेरे बच्चे, एक बात बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाना। अच्छा जी, वो बात क्या है? बात है बेटा जी, देखो भाई, बात है पुत्र कि प्रैक्टिस जो है वो जैसे आपने स्टार्ट की है उसको ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से बस चलाते रहना। वो क्या, जितनी ज्यादा याद करते रहोगे बेटा, कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलो देखो, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम पैसेज। तो हेडिंग डाल लेना आप पैसेज की। और एक बात को मेरे बच्चे ये समझ लेना कि अगर हमें पैसेज को समझना है, तो क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है भाई, अगर पैसेज को समझना है तो क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, देखो बेटा क्लोज टेस्ट की पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, ना पैराजम्बल्स की होगी, ना पैसेज की होगी, तीनों की एक साथ पीडीएफ होगी। एक साथ से मेरा मतलब क्या है, प्रैक्टिस पेपर एक दो मैं अपलोड करवा दूंगा। प्रैक्टिस पेपर में क्या हो जाएगा छुटकू कि सारे के सारे वो आपको मिल जाएंगे। आई जी समझ प्लानिंग? आए बेटा समझ? तो क्या करेंगे, तीनों को एक साथ ही हम लोग अपलोड करा देंगे। येलो लग नहीं रहा, व्हाइट ही ठीक लग रहा है। व्हाइट की अपनी बात है, तो तीनों को एक साथ हम अपलोड करा देंगे। तो उनको एक साथ अपलोड कर देंगे, तो उन्हीं में से फिर आप क्या करोगे, तीनों को मिक्स ही प्रैक्टिस कर लेना। पैराजम्बल्स कर लिया, पैसेज कर लिया, ठीक है, और क्लोज टेस्ट कर लिया, इस तरीके से आप जो कर लेना। ठीक है, चलो जी चुटकू चालू करते हैं बेटा। देखो जी, 7300 करवा दो तो तू क्या करेगा, निकम्मे, तू क्या करेगा, मेरे कराने से तेरा पेपर निकलेगा, तेरे करने से तेरा निकलेगा। एक दो बच्चे इतना ढीठ और निकम्मे होते हैं, उन्हें लगता है बस टीचर करा दे। हाँ, वो कुछ अपने आप से कर ही नहीं वो कुछ अपने आप से कर ही नहीं। देखो बेटा, एक बात अपने दिमाग में ये बैठाना, जो मैं भी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा था मेरे बच्चे। पैसेज में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके काम आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके काम आएगी, और वो काम क्या है मेरे बच्चे, आपकी रीडिंग स्किल्स। अगर आप में रीडिंग स्किल्स हैं तो आप पैसेज को समझ पाओगे। अगर आप में रीडिंग स्किल्स नहीं है तो मेरे बच्चे आप पैसेज को सोल्व नहीं कर सकते, ये गारंटी है। तो पैसेज का पहले एक बार देखते हैं फॉर्मेट कॉन्सेप्ट के थ्रू कि एक्जैक्टली पैसेज किस तरीके से आता है और किस तरीके से हमने इसे टैकल करना होता है। देखो बच्चे, सबसे पहली बात, जब हम पैसेज की बात करते हैं तो एग्जाम में आपको पता है आपको एक पैराग्राफ बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, कि भाई आपको कोई भी एक पैराग्राफ लिखकर दे दिया। अब उस पैराग्राफ पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज, जिसको आप अनसीन पैसेज भी बोल देते हैं, पैसेज भी बोल देते हैं, पैराग्राफ भी बोल देते हैं, जो भी। ठीक है, तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज पर बेस्ड बेटा आपके क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, साथ साथ कॉपी करते हुए चलना, ठीक है ना, साथ साथ कॉपी करते चलना बेटा। जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनका आधार क्या होता है उसको आप ध्यान से समझते हुए चलना। इनका पहला आधार हो सकता है मेरे बच्चे, इनका आधार से मेरा मतलब क्या है मैं भी बताता हूं। ये क्वेश्चन किस किस चीज पर बेस्ड हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस किस किस चीज पर बेस्ड हो सकते हैं, ये इनका आधार है। पहला बेटा, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन हो सकते हैं बेस्ड ऑन पैसेज इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन पैसेज इंफॉर्मेशन। जैसे आपको बेटा एक पैसेज दिया गया, आपको एक पैसेज दिया गया और पैसेज पर बेस्ड आपसे क्या पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए। आपको एक पैराग्राफ दिया गया और उस पैराग्राफ पर बेस्ड आपसे क्या किया गया बेटा, क्वेश्चंस पूछे गए। एक तो होता है जी ये, जिस पर बेस्ड आपसे वो क्वेश्चंस एग्जामिनर करता है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा पानी पियो। ठीक है बेटा, चलो। तो बेस्ड ऑन पैसेज इंफॉर्मेशन पहला क्वेश्चन ये होता है। दूसरा मेरे बच्चे, वो क्वेश्चन याद रखना बेस्ड ऑन वोकैब भी हो सकता है। वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकैब भी हो सकता है। आप बोलोगे सर पैसेज में वोकैब का क्या काम? वो क्या करेगा, पैसेज में से कोई एक वर्ड आपको देगा या उसको बोल्ड कर देगा लेटर में कि ये वर्ड पैराग्राफ में बोल्ड है। हाँ, इसका मीनिंग पैराग्राफ में क्या निकलता है, इस वर्ड का मीनिंग, जो वर्ड पैराग्राफ में यूज किया गया है उस वर्ड का उस सिचुएशन में एक मीनिंग क्या निकलता है। आपको मैंने पहले भी बताया मेरे बच्चे, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सेंस के हिसाब से चीजें अपना मीनिंग बदल देती हैं। अगर मैं कहता हूं बेटा आई सी अ बॉय स्टैंडिंग देयर, तो सी का मतलब देखने से निकल गया बेटा। आई विल सी माय फ्रेंड टुमारो, मिलने से निकल गया। ठीक है, और आपने बोला था ना आई एम सीइंग यू एट माय प्लेस, मैं तुम्हें अपनी जगह पर देख रहा हूं, इसका मतलब मेरे बच्चे में क्या कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो अलग अलग तरीके से आप लोग चीजों को देखते हैं। तो बच्चे उस सी वर्ब का मीनिंग अपनी अपनी जगह बदलता रहता है। ऐसा ही आप एक वर्ड, जैसे कि मैंने डोरमेंट लिखा, बेटा डोरमेंट ऐसा हो जाता है जो इनएक्टिव हो, जैसे वोल्केनोज होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, कब एक्टिव हो जाए पता नहीं। मैंने बोला 1500 साल से तो ऐसे पड़ा हुआ था, वोल्केनो डोरमेंट पड़ा हुआ था। हाँ, अब अगर इंसान के लिए कई बार डोरमेंट रिलेट करता है तो लेजीनेस के लिए रिलेट कर लेता है बेटा। सो आपने क्या देखा कि सिमिलर वर्ड के मतलब सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाते हैं बेटा, अलग अलग मीनिंग निकलते हैं।
ठीक है, तो वो क्या करना है, वो आपकी वोकैब की कमी है बेटा। जब आप वोकैब याद करते हो तो वोकैब में जब आप हर चीज को, ठीक है, हर चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो बेटा, हर चीज से ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, उसके मीनिंग को ध्यान से समझ के याद करते हो, तो आपसे वो गलतियां नहीं होगी। दूसरी बात मेरे बच्चे, अगर आप एक काम कर लें, सिर्फ एक काम कर लिया, वो एक काम क्या है मेरे बच्चे, कि जब आप वोकैब के 104 सेशंस देख चुके हो, हाँ, आपसे ये गलती होना बंद हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें हर क्वेश्चन को क्या कराया बेटा, समझा के आपको कराया। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। तो बेस्ड ऑन पैसेज इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन वोकैब, और वोकैब भी बेटा कौन सी, वोकैब भी कौन सी, यूज्ड इन द पैसेज, यूज्ड इन द पैसेज, वो पैसेज में यूज की गई होगी। आपसे पैसेज में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन क्या हुआ बेटा, बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, आपको पता है पैराग्राफ है, क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। ठीक है, बट मैं एक बात बताऊं मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या हो सकते हैं सर, पैसेज की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होंगे। आप पैसेज पढ़ते हो बेटा, नीचे क्वेश्चन का आंसर करते हो, बचपन में सबने किया हुआ है आपने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड हो सकते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन बेस्ड ऑन हो सकते हैं वोकैब, जो यूज की गई है बेटा किसमें, वेरी गुड, किसमें, पैसेज में जो वोकैब यूज की गई है, किस सेंटेंस में जो बोल्ड किया गया उसका मीनिंग बताओ, इस तरीके से पूछता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, अगला इसी में क्या वो वर्ड दे सकता है या क्या चीजें दे सकता है, अब उसको जानने की कोशिश कर लेते हैं बेटा। अगले टाइप की बात करते हैं। अब क्वेश्चन और किस टाइप का हो सकता है बेटा, वो आपसे पूछ सकता है टोन ऑफ द स्पीकर। मेरे बच्चे वो आपसे टोन ऑफ द स्पीकर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे, टोन ऑफ द स्पीकर, कि मेरे बच्चे कैसे बताओ। वेरी गुड, जैसे आपको कोई पैसेज दिया गया है और उसमें से पूछेगा बताओ इसमें स्पीकर की अग्रेसिव टोन थी, ठीक है, इंफॉर्मेटिव टोन थी, मतलब कोई आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, या वो अग्रेशन गुस्से में बात कर रहा था, ठीक है, उसकी इंटेंशन क्या थी, टोन ऑफ स्पीकर से मतलब क्या हुई, उसकी इंटेंशन किस तरीके से वो बिहेव कर रहा था। जैसे सिस्टम के खिलाफ कुछ पैराग्राफ दिया गया होगा तो आपने क्या बोल दिया, अग्रेसिव, हो सकता है उसकी फनी टोन रही हो सकता है उसकी रोमांटिक टोन रही हो, तो टोन ऑफ स्पीकर क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन के टाइप ये है, कॉपी करते हुए चलना, किस तरीके से क्वेश्चन बेस्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इन पे हम अलग से भी चर्चा करेंगे, सर टोन क्या क्या हो सकती है स्पीकर की और किस तरीके से हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात हुई, हम जी बिल्कुल बेटा, इमोशनल टोन हो सकती है, तो जो भी इंसान का नेचर हो सकता है वही टोन्स इसमें आ जाएंगे। अभी मैं टोन ऑफ स्पीकर आपको सेपरेट लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी लिखवाऊंगा। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेज इंफॉर्मेशन हो सकता है, वोकैब देगा जो पैसेज में ही होगी उसमें से देगा, टोन ऑफ स्पीकर दे सकता है। दूसरा बेटा, कई बार आपसे पूछेगा सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। बेटा आप उस पैसेज के लिए क्या सुटेबल टाइटल दे सकते हैं, सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, आप उस पैसेज के लिए क्या सुटेबल टाइटल दे सकते हैं, आपसे ये पूछेगा, क्या आप उसके लिए सुटेबल टाइटल क्या दे सकते हैं। पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ जो पैसेज दिया गया है आपसे पूछ रहा है बताओ उसका टाइटल आप क्या दे सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं। सो सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई देते हैं। सुटेबल टाइटल पूछा, टोन ऑफ स्पीकर पूछा, बेस्ड ऑन वोकैब यूज्ड इन पैसेज पूछा, और बेस्ड ऑन पैसेज इंफॉर्मेशन आपसे क्या पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो भले ही, ठीक है, या चलो ठीक है, यहां लिख दिया मैंने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेज, बेस्ड ऑन वोकैब, टोन ऑफ स्पीकर। बेटा ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको ये चीज यहां शुरुआत कर सकती है। हाँ, कुछ क्या करते हैं बेटा, वेरी गुड, कुछ क्या करता है वो कई बार यूनिक तरीके से बनाने की कोशिश करता है क्वेश्चन, और वो यूनिक क्या होता है, यूनिक पता है क्या होता है, वो कहता है अगर इस पैसेज को मैं आगे बढ़ाऊं, अगर इस पैसेज को मैं आगे बढ़ाऊं तो एंडिंग लाइन क्या हो सकती है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेरी गुड, तो हम क्या करते हैं भाई साहब, एक बार ध्यान से सुने, क्या करता है बेटे, वो आपको देने की कोशिश करता है, वो आपको देने की कोशिश करता है व्हाट शुड बी द एंडिंग लाइन या एंडिंग स्टेटमेंट फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए एंडिंग स्टेटमेंट क्या हो सकती है, समझे, व्हाट शुड बी द एंडिंग लाइन या स्टेटमेंट फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए। ठीक है, पैसेज के लिए एंडिंग लाइन क्या हो सकती है, मतलब आपके पास एक पूरा पैराग्राफ है बेटा, आपको वो 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इन लाइन में से कौन सी लाइन ऐसी है जो पैसेज पे फिट कर सकती है अपने आप को। देख लो फिर से कहानी आगे ना, कुछ भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खुद से क्वेश्चन बनाने की वो कोशिश करता है, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है बेटा। पैसेज का और ग्रामर का कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि ग्रामेटिकल टर्म्स में वो कुछ नहीं पूछता कि किसी की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले, ठीक है, या कोई चीज हमें चाहिए, वो पैसेज नहीं। पैसेज को इंप्रूव करने के लिए, पैसेज पे पकड़ बनाने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स चाहिए। स्टेप क्या होंगे वो अलग बात है, वो मैं भी कराऊंगा ही कराऊंगा, बट बेटा एक बात आप याद रखें कि अगर आपको पैसेज समझना है तो आपकी रीडिंग स्किल्स, जिसके लिए मैंने बोला था कि आप न्यूज़पेपर या कुछ भी जो भी आप रीड करते हैं वो क्या है कि क्या नहीं, ठीक है, पक्का। तो जैसे बच्चा होता है ना, टपोरियों वाली बातें करता है, सर बैंक में ना बड़ा पैसेज आया सर, तो क्या करे भाई, अभी तेरी रीडिंग स्किल्स नहीं है तो तेरे को बड़ा छोटा लगेगा। जिसकी रीडिंग स्किल्स होगी, पैसेज का क्या बड़ा होना क्या छोटा होना, भाई पढ़ना ही तो है तेरे को। हाँ, ये हो सकता है कि बेटा उसकी लैंग्वेज लेंदी आ जाए या क्या हो जाए, समझ आई। तो जो जो पैसेज पर चीजें अफेक्ट करती हैं उनकी हम बात करेंगे। अब यहाँ तक आप इसको फटाक से कॉपी करो, जो भी लेट आए थे बेटा, यहाँ से हमने पैसेज को सब समझना स्टार्ट किया, फटाफट कॉपी करो, फिर आगे की बात करते हैं। डन बेटा, चलो, तो ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। पैसेज क्या होता है आपको पता है, पैराग्राफ, एक अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, आप पैराग्राफ गिवन करेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सिंपल। अगला देखो बेटा, मैंने बोला आपको चेक करनी होती है टोन ऑफ स्पीकर, तो अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे आप हाउ टू चेक टोन ऑफ अ स्पीकर, कि कैसे मेरे बच्चे स्पीकर की टोन चेक की जाती है कि स्पीकर किस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करते हो हाउ टू चेक
टोन ऑफ अ स्पीकर, स्पीकर की टोन आप कैसे चेक करते हो, ठीक है, उसके लिए आपने यहां पर जो है वो टास्क निभाना है। पहला देखो बेटा क्या हो सकता है, आपके पास सबसे पहली टोन होती है असर्बिक। बेटा ये वो टोन है जो एग्जाम में पूछी जाती है और यहां आपका वोकैब भी काम आना है। हार्श टोन, इसी को बोल दिया जाता है सीवियर टोन, इसी को बोल दिया जाता है बिटर टोन। असर्बिक, हार्श, सीवियर, बिटर। बेटा आप क्या करते हैं, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर एंगर। बेटा मैं आपसे पूछूं कि आप अपना एंगर, ठीक है, या आप अपना डिसलाइक, या बेसिकली डिसलाइक बोल दो, एंगर बोल दो, ठीक है, डिसलाइक ही ठीक रहेगा सर्बिक टोन। किसी का हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर डिसलाइक, किसी चीज को आप डिसलाइक करते हैं, ठीक है, या डिसअप्रूवल करते हैं, कि कोई भी चीज आपने डिसअप्रूव की बेटा, उस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आंसर सोचने की जब आप कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, उसी के लिए आप यूज करते हो, उसी के लिए आप यूज करते हो। थोड़ा सा आपकी टोन क्या हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। हाँ बेटा अवर्जन कह सकते हो, बिल्कुल अवर्जन कह सकते हो। हाँ कॉस्टिक कह सकते हो, कॉस्टिक में भी क्या होता है, गुस्सा, ये सब सिनोनिम्स तो बनते हैं, ठीक है, कॉस्टिक आप कह सकते हो, ठीक है, ये चीजें हैं बेसिकली। विट्रॉलिक कई बार यूज कर लेता है वर्ड, विट्रॉलिक। तो ये सब चीजें अगर एक्जेक्टली वो यूज करेगा तो इनका काम क्या हो गया बेटा, इनका काम ये हो गया कि आप किस वे में उसे आप रिप्रेजेंट करते हो, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर डिसलाइक, डिसअप्रूवल फॉर समथिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना बेसिकली। तो आपकी टोन क्या हो जाती है बेटा, आपकी जो टोन होती है ना नफरत भरी, उस नफरत भरी के लिए आप ये चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। सो असर्बिक, हार्श, सीवियर, बिटर, कॉस्टिक, विट्रॉलिक, ये सब अपने आप में ये चीज है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा टॉक्सिक कह सकते हो, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें टोन में आ जाती है। तो वो चीजें, इसका मतलब यहां पर भी आपकी वोकैब काम करेगी, तो यहां पर भी आप क्या ले आओगे, रोल ऑफ वोकैब, क्योंकि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का। हालांकि जितने भी वर्ड आएंगे वो मैं आपको लिखवाई दे रहा हूं, जितने भी वर्ड वो पूछ सकता है वो मैं आपको लिखवाई दे रहा हूं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। बच्चे कह रहे सही अमन, सर जी सही से नहीं दिख रहा, बेटा चश्मा लगा ले मेरे बच्चे, सही से दिख रहा होगा। आसपास देख, कमरे की चीजें दिखाई दे रही हैं, जो आसपास तेरे रूम है उसमें कमरे के आसपास की चीजें दिखाई दे रही हैं, तो ध्यान से देख बेटा, दिख रहा है आसपास का, दिख रहा है, ओ माय गॉड, ठीक है, आंखें सलामत है, मतलब तेरी, चश्मा लगा ले बस। आज बेटा इंटरनेट चेक कर ले मेरे बच्चे, सही से नहीं दिख रहा बच्चे, बताओ। अब इससे ऊपर आ जाता है मेरे बच्चे एंग्री टोन, या उसे हम इंडिग्नेंट बोल देते हैं, वो मैंने अलग निकाल दी। बेटा देखो असर्बिक, हार्श, सीवियर, बिटर, कॉस्टिक, विट्रॉलिक, ये ऐसी टोन है, ठीक है, ये ऐसी टोन है जिसमें आप क्या करते हो, नाराजगी या डिसलाइक से शो करते हो। यहां आप क्या करते हो, सिस्टम के खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ गुस्सा आप शो करते हो, ठीक है, गुस्सा शो करते हो। तो आप इसमें कह सकते हो बेसिकली एंगर टूवर्ड्स समथिंग और समवन, किसी चीज या आदमी के खिलाफ गुस्सा शो करना। बेटा हालांकि दोनों टोन आपस में सिमिलर ही हैं, हालांकि मेरे बच्चे दोनों टोन आपस में सिमिलर ही हैं, बस माइन्यूट सा ये फर्क है कि आप इसमें ये दिखा रहे यार मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये ज्यादा चीज पसंद नहीं है, तो आपकी टोन उसके लिए बड़ी बेकार रहेगी, ठीक है। बट जब आप बात करते हैं एंग्री और इंडिग्नेंट की, एंग्री और इंडिग्नेंट की, तो उसमें आ जाता है मेरे बच्चे कि आप किसी की तरफ क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि इसने आपका बुरा किया होगा या किसी का भी बुरा किया होगा, तो उस चीज के सिस्टम के खिलाफ, पॉलिटिक्स के खिलाफ कई बार टोन दिखाई देती है, जिसको हम एंग्री और इंडिग्नेंट टोन बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा बेटा अगर मैं बोलूं अपोलोजेटिक टोन, अगर आपके पास अपोलोजेटिक टोन दिखती है, अपोलोजेटिक टोन, जैसे अभी पॉलिटिक्स की चल रही है हालत, ऑक्सीजन पूरी कर नहीं पा रहे हैं वो दिल्ली में, तो उनकी टोन अभी कैसी हो रही है, अपोलोजेटिक हो रही है, जिसमें आप क्या एक्सप्रेस करते हैं बेटा, गिल्ट रिगार्डिंग कोई भी आपने गलती की हो। इसका मतलब तो सबको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो उसमें आप अपोलोजेटिक अपने आप को फील कराते हैं, ठीक है जी, डन है। चलो बेटा कॉपी साथ साथ रखें बच्चे, कॉपी साथ साथ रखें। फोर्थ बेटा कई बार वर्ड यूज होता है, देखो यहां से वोकैब भी तैयार हो जाएगी तुम्हारी। एक वर्ड याद आया, बेलिजरेंट, बेलिकोज। बेटा बेली का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, बेली का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, बेल बजा के झगड़ा चालू होता था ना, शंख बजाते थे चलो भाई युद्ध चालू करो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बेलिजरेंट, क्या करते हो, बेलिकोज। तो बेटा बेलिजरेंट हो या बेलिकोज हो, दोनों का मतलब क्या होता है, लड़ाकू। कोई भी ऐसी भाषा आप यूज कर रहे हो जिससे भड़काने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, क्वेलसम उसको बोल दिया जाता है, बिल्कुल बेटा, ठीक है, झगड़ालू इंसान के लिए। तो ये सारी वर्क है मैंने की है, अगर आपको याद हो तो पग्नेशियस मैंने बोला था, इसके लिए वर्ड यूज हो जाता है अगर याद होगा तो, ठीक है। तो पग्नेशियस है, क्वेलसम है, बेलिजरेंट है, बेलिकोज है, ठीक है, ये चीजें यहां थी। स्टिंजी आपको याद हो तो बेटा वो वोकैब है, मतलब जो भी आएगी, ठीक है, जो भी आएगी वो कैब वो आपकी बेटा जो कराई गई है उससे बाहर नहीं हो, बशर्ते आप अच्छे इंसान बनो और उन्हें याद करो। तो बेटा उसके लिए बेलिजरेंट और बेलिकोज आप कई बार टोन देखते हैं जिसमें दो पार्टी एक दूसरे से क्या करती है, इस टोन में बात करती हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है। आप क्या बोलोगे, टू पार्टीज, ठीक है, उनकी टोन क्या होगी, झगड़ा वाला। दो पार्टी आपस में इस तरीके से बात कर रही हैं कि आपस में क्या कर सकती हैं, झगड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बेटा हिंट के लिए अगर किसी को हिंदी लिखनी हो तो वो लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये सबको पता है, कई बार टोन ये हो जाती है बाइस्ड टोन। आपने बोल देते यार तू तो ऐसे सर्व कर रहा है जैसे किसी एक को फेवर कर रहा है, तो आपको पता है ना इसका मतलब क्या होता है, फेवरिंग वन साइड, फेवरिंग वन साइड, एक साइड, एक थिंग, एक चीज को फेवर करने की बाइस्ड टोन नहीं बोल देते हैं, या तो बाइस्ड टोन है। बाइस्ड मतलब जैसे सपोज करो कई नहीं हो जाते हैं अंधभक्त, कई अंधभक्त हो जाते हैं, जय बीजेपी जय बीजेपी, अभी पागल हो गया मूर्ख इंसान है भाई, जो अच्छा करे उसको अच्छा बोल, जो बुरा करे उसको बुरा बोल। ये तो है नहीं कि कोई बुरा कर रहा है आप उसको भी बोलो जय बीजेपी जय बीजेपी, तो ये गलत बात है। जो अच्छा करे उसके लिए सलाम है भाई, आपने अच्छा किया, जो आपने बुरा किया भाई आपने बुरा किया, सिंपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बुरा कर रहा है तभी आप बोल रहे हो जय बीजेपी जय कांग्रेस, ये इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल है, ठीक है भाई साहब। तो हम उनके लिए अंधभक्त वर्ड यूज कर लेते हैं, और जो गलत है हमें पता है कि जो चीज है यार वो गलत चीज है, देखो अच्छाई के साथ है तो अच्छा है, आपने अच्छा किया, कांग्रेस ने जो अच्छा किया उन्होंने अच्छा किया, बीजेपी ने जो अच्छा किया उन्होंने जो अच्छा किया। अब जो बुरा हो रहा है या बुरा कर रहे हैं तो भाई बुरे को बुरा बोलो, अच्छे को अच्छा बोलो, ठीक है सर। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नेचर बनाते हैं तो रियल लाइफ में भी आपके बहुत काम आएगा। जैसे बच्चे पूछते हैं सर आप बीजेपी की साइड हो या आप कांग्रेस की साइड हो, मैंने बोला भाई मैं अपने देश की साइड हूं, जो अच्छा करेगा उसको सलाम है, ठीक है, जो बुरा करेगा बुरा है भाई। हम गवर्नमेंट के लिए भी बोले, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोले, जब आप कुछ करेंगे बच्चों के रिजल्ट पे आएगी बात तो आप देख लो भाई साहब गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोले, ठीक है। अच्छा ही कर रहे हो भाई गवर्नमेंट के साथ भी खड़े हैं, तो गवर्नमेंट नहीं हम तो देश के साथ खड़े हैं, जो अच्छा कर रहा है अच्छी बात है, बुरा कर रहा है बुरी बात, अपना नेचर आप ऐसा बनाओ, ठीक है ना, वो अच्छा होता है कि हम पर्टिकुलर किसी चीज के लिए नहीं। बेसिकली बात ये हुई। तो बेटा ये बाइस्ड टोन क्या होता है, फेवरिंग वन साइड, ये नेगेटिव पॉइंट होता है बेटा, ये कोई पॉजिटिव पॉइंट तो है नहीं, बल्कि आप किसी पर्टिकुलर एक साइड की साइड ले रहे हैं तो वो तो चीज गलत हुई ना, ठीक है बेटा। उसको बोलते हैं हम कौन सी, बाइस्ड टोन, आप उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब आपके पास आता है
कमिश्नरिंग, अब देखो बेटा इसका एक सिंपल है सिंपैथी। कमिजरेटिंग का मतलब होता है कमिजरेट करना, सिंपैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना। ठीक है, जैसे कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन्होंने देखा यार वहां के लोग मर रहे हैं, मैं हाँ सोनू सूद द बेस्ट एग्जांपल, द बेस्ट पर्सन। भाई आज के टाइम में देख रहे हो या पिछले साल भी आपने कोरोना में देखा था, सोनू सूद मदद के लिए सामने आया और जी जान लगा के बंदा मेहनत करता है। उसकी कभी टोन देखना, उसकी कौन सिंपैथी टोन रहती है। जिनकी मदद नहीं कर पा रहा यार, मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा, उनके लिए इस तरीके से आप चीजों को देखते हो तो वहां आपको ये चीज दिखाई देती है। तो क्या करना मेरे बच्चे, दिस टाइप ऑफ टोन यूज टू एक्सप्रेस योर सिंपैथी फॉर अ पर्सन और ग्रुप। जो सफर कर रहा है बच्चे किसी भी चीज से वो सफर कर रहा है, तो उसके लिए आप सिंपैथी दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज है। इसी के लिए कई बार इसी के लिए वर्ड सेम है बेटा, इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है एल्ट्रुइस्टिक। याद आया, एल्ट्रुइस्टिक टोन, लोगों की भले के लिए जो टोन आती है। ठीक है, तो बेटा ये याद रखना, जो कानून से पीड़ित हो या किसी भी चीज से वो पीड़ित हो, सिस्टम से पीड़ित हो, ठीक है, तो उनके लिए आप ये वर्ड यूज कर लेते हो सिंपैथी रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसे बेटा आपके पास क्या आ जाता है, ऑल्ट्रिस्टिक टोन आ जाती है। ऑल्ट्रिस्टिक टोन में आप क्या करते हो पॉजिटिव उस चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, कई बार आपके पास डिस्पैरेजिंग टोन आ जाती है। जैसे अपोजिशन करती है, अपोजिट पार्टी क्या करती है, कोई पार्टी अच्छा भी कर रही हो बट उसकी उनके लिए उसकी टोन क्या होती है, डिस्पैरेजिंग। ठीक है, जिसको डेरिजिव भी बोल दिया जाता है। जानबूझ के उनके काम को तारीफ नहीं करेंगे, कहते हैं यार हम कैसे कर सकते हैं। इसी के लिए आप कई बार वर्ड यूज करते हो कंटेम्प्ट। याद आया, कंटेम्प्चुअस टोन, कंटेम्प्ट। तो आप दूसरे को क्या कर रहे हो, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप ये टोन यूज करते हो। ठीक है, जिसके लिए आप डिबेस वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे बच्चे। डिग्रेड वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसके लिए डिग्रेड वर्ड भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, डिस्डेन वर्ड यूज कर सकते हो, ये भी वो में बिल्कुल हुआ है, बहुत अच्छे, दिल खुश कर देते हो बेटा तुम वो याद करते हो तो। डिस्डेन वर्ड भी बिल्कुल यूज हुआ है जी, तो वहां आप यूज करते हो तो उसको यहां पर यूज की जाती है चीजें। चलो कॉपी करो। ठीक है, चलो एक वर्ड होता है बेटा डोगमेटिक। देखो ये वोकैब भी रिवाइज हो रही है बेसिकली आपकी। डोगमेटिक एक वर्ड होता है, देखो कितना मजा आता है यार वोकैब करने में। वर्ड पढ़ो, मीनिंग जानो, वोकैब याद, बार बार भूलोगे बार बार याद करो। डोगमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, डोगमेटिक का मतलब क्या होता है, जिद्दी, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करे। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करके चाहे डोगमेटिक वे टोन शो करे टू कन्वे हिज व्यू पॉइंट। डोगमेटिक टोन टू कन्वे हिज और हर व्यू पॉइंट। भाई अपना व्यू पॉइंट दिखाने के लिए डोगमेटिक टोन क्या होता है, जिद्दी। ठीक है, जिद्दी, डोगमेटिक टोन का मतलब क्या आ जाता है, जिद्दी हो जाना, जिसके लिए आप बहुत सारे एंटोनिम्स मतलब सिनोनिम्स डोगमेटिक के लिए पढ़ते हो, जिद्दी हो जाना। कई बार इसको एरोगेंसी से रिलेट कर लिया जाता है, कई बार इसको स्टबर्न से रिलेट कर लिया जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड मेरे बच्चे, बिल्कुल जी। तो डोगमेटिक को इस तरीके से रिलेट कर लिया जाता है। चलो जी, 10th। कई बार होती है बेटा इमोशनल टोन। इमोशनल टोन, कुछ बुरा हुआ उस पर आप स्पीच दे रहे हैं तो आप इमोशनल हो गए। ठीक है, कोई गुजर गया उस पर आप स्पीच दे रहे हैं तो आप क्या हो गए, आप क्या हो गए, इमोशनल हो गए। तो उसके लिए इमोशनल टोन यूज की जाती है, सबको पता है, इजी टास्क है बेटा। एक टोन होती है एथिकल, जहां आप बात करते हैं नैतिकता की, कि समाज में ये होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए, आसान। एक कई बार आ जाता है बेटा यूफेमिस्टिक। यूफेमिस्टिक में क्या आता है, यूफेमिज्म, ईयू। मैंने रूट वर्ड कराया था आपका यूट्यूब पर, ईयू। ईयू का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, वेरी गुड। ईयू का मतलब होता है पॉजिटिव साउंड करना। तो यूफेमिज्म जो वर्ड होता है कोई भी नेगेटिव शब्द है उसको नेगेटिव ना बोल के अच्छे से पेश करना, पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव साउंड करते हुए पेश करना। ये नहीं कि आप किसी चीज के खिलाफ नेगेटिवली बोल रहे हैं बट बुरा भला बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना क्या करना, ऑफेंसिव, या इसको मैं लिखवा देता हूं, ध्यान से सुनना। आप ये बोलोगे एक्सप्रेस योर डिसलाइकिंग। ठीक है, एक्सप्रेस योर डिसलाइकिंग और डिसएग्रीमेंट। आप किसी चीज को नापसंद तो कर रहे हो, ठीक है, बट विदाउट बीइंग ऑफेंसिव। बेटा आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। जैसे आप किसी के भी खिलाफ बोलो तो ये नहीं आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें, गलत। आप बोलो कि भाई आपने ये चीज ठीक नहीं की है, आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से टोन जो होती है बेटा वो होती है कि नेगेटिव बात बोलनी है, हाँ, बट ये नहीं कि आप नेगेटिव भाषा का ही प्रयोग करें। वो चीज तो फिर बकवास हो गई ना यार, वो चीज तो बेकार हो गई। ठीक है, तो आपको बोलना है बुरा बट शब्द आपके ऑफेंसिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। कई बार ऑफेंसिव या ब्लंट बोल देते हैं, ब्लंट बोल देना, सीधा सीधा जो भी मुंह में आया बक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, विद नहीं बेटा, विदाउट बीइंग। ठीक है, बता। तो आपकी टोन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन। चल, अब जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको लोग ऑक्सीजन के बारे में लिखते हुए दिखाई देंगे कि यार लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक टोन। कौन सी आ गया नंबर, ये 12 13। बेटा इस टोन के लिए प्यारा सा शब्द होता है ह्यूमनिस्टिक टोन। ह्यूमनिस्टिक टोन का मतलब होता है जब आप कुछ भी लिखते हैं टू राइट ऑन मोस्ट सुटेबल टॉपिक्स। जो अभी के टॉपिक्स हैं उन पर आप लिखते हैं, ह्यूमनिस्टिक टोन है। ठीक है, जो मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, मानवता के लिए, उन पर आप लिखते हैं तो बेटा ये ह्यूमनिस्टिक टोन है। तो टू राइट मोस्ट सुटेबल टॉपिक्स। ठीक है, याद रखना, वेलफेयर हो, वैल्यू ऑफ, कुछ भी आप कह सकते हैं, वेलफेयर ऑफ फॉर पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, या आप कह सकते हो बेटा कोई भी सुटेबल या प्रॉफिटेबल, कुछ भी पॉजिटिव वे में कुछ भी आप उससे रिलेट कर सकते हैं, या तो वो लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए हो बेटा, ठीक है, या वैल्यूज के लिए आप बोल सकते हो। पीपल, एरो लगाना, वैल्यूज, वेलफेयर, ऐसे लिख सकते हो। लोगों की उसमें वैल्यू होनी चाहिए, लोगों का फायदा, वेलफेयर के लिए आप कर रहे हो, तो ह्यूमेन, इंसानों के लिए। ठीक है, ऐसा करते हैं। 14 बेटा बड़ी प्यारी टोन है, आपने सुना होगा इंट्रोस्पेक्टिव। याद है, इंट्रो अंदर ही अंदर, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है, वेरी गुड, सेल्फ एग्जामिनेशन। याद है वर्ड, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन।
मतलब वंस थिंकिंग, खुद के वन सेक्शंस, आप अपने काम के बारे में, अपनी सोच के बारे में कुछ लिख रहे हैं। इंट्रोस्पेक्टिव, तो बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन वी मस्ट बी इंट्रोस्पेक्टिव। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरे बच्चे हमें इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। तो इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या निकल के आया, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये डिसीजन लेना है तो क्यों लेना है, किसके फायदे क्या होंगे। तो सेल्फ एग्जामिनेशन आप करने की कोशिश करते हैं, जैसे मुझे वो जॉब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, यार इसके फायदे भी हैं उसके नुकसान। इस तरीके से जब सारे पैसेज आपको नजर आएगा कि आप कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर हैं और आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्या ये मेरे काम ठीक होंगे या गलत होंगे, उसके लिए एक सेकंड कमेंट रिफ्रेश करो बेटा। उसके लिए आप मेरे बच्चे यूज करते हैं इंट्रोस्पेक्टिव टॉन। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ये, तो इंट्रोस्पेक्टिक टॉन एडजेक्टिव बनाने के लिए मैं इसको ये बोलती हूं। तो उसके लिए आप ये वर्ड जो है यूज करते हो। आसान हुआ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले बेटा, बट ऑब्वियस सी बात है, हमें सोचना चाहिए वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। देखो बेटा, आप प्रोवोकेट तो जानते ही हो, प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, ठीक है। इसी को बोल देते हैं बेटा इंसेंडियरी, भड़काऊ टोन, जो पब्लिक को भड़का सकती है। देखो हमारे पास कोएलिशन भी आया था, कोएलिशन का मतलब दो पार्टीज के बीच झगड़ा करा सकती है, वो दो पार्टीज के बीच झगड़ा था। ये क्या होते हैं, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण, प्रोवोकेट करने की कोशिश, उकसाने की कोशिश, ठीक है। भड़काने वाली कोई भी बात आप बोल रहे हो तो वो इलॉजिकल है, ये कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये चीज बड़ी ही बकवास होती है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा बेटा हो सकती है मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग टोन हो, मोटिवेटिंग टोन बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। मोटिवेटिंग टोन, तो मोटिवेटिंग टोन का मतलब क्या हो गया भाई साहब, आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ करो, ठीक है, कॉपी करो, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बेटा, रोमांटिक टोन आ जाती है, कई राइटर होते हैं रोमांटिक टोन, बहुत कम पूछी जाती है पेपर में, मतलब ऐसे नहीं बनता उस पर। चलो, तो ये है बेटा, जितनी भी टोन मैं लिखवा रहा हूँ इनसे बाहर पेपर में नहीं आएगी, इनफ है आपके लिए। देखो कई बार क्या होता है, आप बोलते हो सरकास्टिक लैंग्वेज, पता नहीं तो सबको, जिसको आप कई बार सेट्रिकल लैंग्वेज भी बोल देते हैं, जिसको आप कई बार इरोनिका लैंग्वेज भी बोल देते हैं, और इसी को जब मम्मी बोलती है तो आप नहीं बोलते मम्मी आप तो टॉन्ट कर रही हो, टॉन्टिंग लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो इन सब का मतलब सेम होता है, जब आप किसी को क्या करते हैं, टॉन्ट करने की कोशिश करते हैं, डिसलाइक करते हैं आप, बट उसे इनडायरेक्ट वे से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राई टू रिप्रेजेंट योर डिसलाइक बट इन इनडायरेक्ट वे, या बट इनडायरेक्टली, ताना मारना जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू शो योर डिसलाइकिंग बट इनडायरेक्टली, ठीक है, बट इनडायरेक्टली। तो उसके लिए ज्यादातर ये टोन जो है वो यूज की जाती है, ठीक है भाई। तो बेसिकली ये होता है बेटा, मेन जो टोन आपकी होती है वो ये टोन है जिन पर बेस्ड एग्जामिनर पूछ सकता है। अच्छा, कई बार हैप्पी टोन आ जाती है, खुशी वाली टोन, कि आप किसी चीज को खुश है, वो है, बट बहुत कम पूछता है। जैसे रोमांटिक और हैप्पीनेस है, इलॉजिकल, बहुत कम पूछता है। हाँ, कई बार बेटा ऐसा होता है कि हिस्ट्री पर बेस्ड है तो हम इसे हिस्टोरिकल लैंग्वेज बोल देते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल लैंग्वेज कई बार पूछ लेता है कि भाई वो हिस्ट्री पर बेस्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल। साइंस पर बेस्ड है तो साइंटिफिक टोन। सिंपल नहीं लिखा रहा ना बेटा, वो तो पता है, वो सिर्फ बोल के छोड़ रहा हूँ, और इफ यू वांट टू राइट डाउन तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लो बेटा, जिसका पीछे कॉपी नहीं हुआ है बेटा, इंस्पायरिंग टोन आ जाएगी मोटिवेटिंग टोन में। हॉरर टोन नहीं देता, ज्योग्राफिकल टोन, साइंटिफिक टोन, मैथमेटिकल टोन, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ऑब्वियसली, इकोनॉमिकल टोन, वो सब आएगा। क्या, चलो अब देखते हैं बेटा, पैसेज को सोल्व करने के लिए हमने टोन देख लिए, दो कॉन्सेप्ट देख लिए कि हमें क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, टोन क्या होती है, ठीक है, ये चीज है। अब बेटा टोन में कोई भी नया वर्ड आएगा, देखो टोन में मैंने बोला ना, वी नीड वोकैब, टोन में वोकैब चाहिए। अगर आपको वोकैब ही नहीं आती तो आप टोन को कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे उसको सोल्व कर लेंगे। तो टोन में बेटा आपको चाहिए वोकैब, 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 सिंपली क्या चाहिए आपको, वोकैब चाहिए। तो अब आप हेडिंग डालें बेटा, स्ट्रेटजी। अब एक्जैक्टली पैसेज को हम सोल्व कैसे करें, स्ट्रेटजी टू सॉल्व अनसीन पैसेज। बेटा पैसेज को सोल्व करने की स्ट्रेटजी क्या क्या है आपकी, पैसेज को सोल्व करने की स्ट्रेटजी आपकी क्या क्या है, कैसे आप पैसेज को सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो इलाज मैं आपको बता रहा हूं ये हर पैसेज में लगेगा, बस आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा।
चलिए अब मैं बोलूँ स्ट्रेटजी टू सॉल्व अनसीन पैसेज। देखो बेटा, जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी वो सिर्फ उसकी कंडीशन एक है, आपकी रीडिंग स्किल्स। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुना। स्टेप नंबर 1 या आप कुछ भी लिख दो, पॉइंट 1 सिर्फ ऐसे लिख दो। फर्स्ट आपको सारी चीजें ये दिमाग में बैठानी है, आपकी रीडिंग स्किल्स। बेटा रीडिंग स्किल से मतलब क्या होता है? रीडिंग स्किल से मतलब होता है बेटा रीड करके कितनी जल्दी आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो। अब कईयों की रीडिंग हैबिट ही नहीं होती भाई। अब सपोज करो मेरे बच्चे, आपके पास कोई पैसेज है, चलो एग्जांपल के तौर पे कुछ आपको पैसेज में दिखा देता हूं। अच्छा इसमें कॉपी नहीं है, वरना अभी दिखा देता आपको। चलो कुछ भी एग्जांपल आप ले लो। आ जाओ, ये पैसेज है, मतलब कुछ भी लिखा हो। मैं ये नहीं कह रहा आपको क्या पढ़ना है सर, या बोलो सर दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ना नहीं भाई, मैं नॉर्मल बता रहा हूं। पैसेज टू इंडिया फिल्म, अब पैसेज टू इंडिया एक फिल्म थी, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ना है। ये लो जी। अब बेटा जब एग्जामिनर ये इतना ही दिखेगा, इससे बड़ा ही करेंगे नहीं। ये विकिपीडिया का मैंने एक पैराग्राफ आपके सामने खोल दी, ठीक है बेटा, इसको पढ़ना है। हाँ अब आप जब इसे पढ़ेंगे, इस मूवी के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है, हाँ इसको पढ़ना है, और इसके आप इसे पढ़ लो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको ये बोल दूं, हाँ बच्चा इसमें क्या ट्रिक काम करेगी भाई? कुछ भी नहीं ना। और ट्रिक काम तब करेगी ना भाई जब आपकी रीडिंग हैबिट होगी। जब आपकी रीडिंग ही नहीं है, जब आपकी रीडिंग ही नहीं है तो इंपॉसिबल ये चीज। तो जब आपकी रीडिंग ही नहीं है तो ये तो चीज इंपॉसिबल हो जाएगी कि आप उसको नीचे आके क्वेश्चंस के आंसर कर पाओ। इंपॉसिबल फैक्टर बन गया कि नहीं बन गया? वही चीज है। अब यहाँ पे देखो लिखा है पैसेज टू इंडिया इज अ 1984 एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म रिटन डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय डेविड लीन एंड द स्क्रीनप्ले इज बेस्ड ऑन द 1960 प्ले ऑफ द सेम नेम बाय ड्रामा राव व्हिच वाज इन टर्न बेस्ड ऑन दिस वन। आगे कुछ लिखा हुआ, ठीक है, आपको दिखा, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बता रहा हूं। अब अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो आप इसे तेजी से पढ़ जाओगे और चीजों को समझ भी लोगे। अब आपकी रीडिंग हैबिट ब्ला 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 और ये करते रह जाएगा पेपर में, तो फिर आगे क्या बोलेगा? सर ना पैसेज नहीं होता, पैसेज बहुत बड़े आते हैं। पागलपन है बेटा। तो मैं ये नहीं कह सकता बेटा पैसेज की प्रैक्टिस करोगे पैसेज सुधर जाएगा, नहीं। आप रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करोगे, पैसेज में नंबर आ जाएंगे। तो पैसेज सबसे आसान होता है, कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज सबसे आसान होता है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबके फुल नंबर आते हैं, 90% आते हैं मिनिमम। पैसेज सबसे आसान काम, इसलिए ये बात अब एग्जामिनर को पता है कि पैसेज बहुत आसान है। इसलिए बेटा ज्यादातर प्री लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं, पहले उनमें पैसेज आता था, अब प्री लेवल के एग्जाम्स में पैसेज नहीं, क्लोज टेस्ट देने लग गया। क्लोज टेस्ट में बेटा वोकैब भी चेक हो जाती है, क्लोज टेस्ट में ग्रामर भी चेक हो जाती है, ठीक है बेटा। पैसेज में क्या चेक होता है? सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स। पैसेज में सिर्फ क्या चेक होता है बेटा? सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स। क्लोज टेस्ट में रीडिंग स्किल्स, बट ऑब्वियस बात है रीडिंग स्किल्स भी चाहिए क्लोज टेस्ट में, हाँ ग्रामर भी चाहिए, हाँ वोकैब भी चाहिए, हाँ बस। तो उसने बोला यार पैसेज से अच्छा बच्चे की इंग्लिश चेक करने के लिए बेटा खुद से सोचो। आप एक टीचर होते तो आपके दिमाग में क्या आता? अगर किसी बच्चे का आपको टेस्ट लेना है तो उससे पैसेज या क्लोज टेस्ट आपके पास दो ऑप्शन है, तो ज्यादा बेहतर टेस्ट किससे लिया जा सकता है? इंग्लिश लैंग्वेज का। आप बोलोगे क्लोज टेस्ट, क्योंकि पूरी लैंग्वेज चेक करने के लिए क्लोज टेस्ट बेस्ट चीज है बेटा। ग्रामर भी चेक करेगा, वोकैब भी बेस्ड बनाओगे, ग्रामर भी बेस्ड बना दोगे, ठीक है ये चीज है। बट बेटा ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें पैसेज नहीं आता, क्योंकि प्रीलिम्स में भले ही पैसेज ना आए बट मेंस में तो पैसेज है। तो प्रीलिम्स में सबके ज्यादातर क्लोज टेस्ट आता है, बट पैसेज भी आ जाता है कुछ सेट में। कुछ ऐसे हैं जैसे हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में रीडिंग स्किल्स, भाई साहब रीडिंग स्किल्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो रीडिंग स्किल्स हैं वो यूपीएससी में सबसे बड़ी फायदेमंद चीज है। उनको डेली तो द हिंदू पे अपडेट रखनी पड़ती है, क्योंकि बेटा उनको एक प्रकार से एक एडिटर ही बनना है। जब वो एग्जाम में अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी में बच्चा करके आता है तो उसको एक अच्छे तरीके से एक अच्छा राइटर बनना पड़ता है। समझ आया? ये चीज कैट के एग्जाम की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज इंपॉर्टेंट है, बैंक की बात करें इंपॉर्टेंट है, सीजीएल की बात करें इंपॉर्टेंट है। तो पैसेज ये नहीं कि किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आता है एग्जाम में। मैंने बोला ये होता सबसे आसान है, बट बच्चा क्या कहता है? सर मेरा बैंक में ना बड़ा पैसेज था, सर कैट में या यूपीएससी में बड़ा पैसेज, यूपीएससी में बड़ा पैसेज नहीं आता, ठीक है किसमें बड़ा पैसेज था? कुछ नहीं भाई, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स है तो कोई बड़ा या छोटा पैसेज नहीं होता, पैसेज पढ़ो। कुछ बच्चे क्या करते हैं? सर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूंगा, हाँ फिर पैसेज पढ़ लूंगा, हाँ मैंने बोला ये थप्पड़ दिख रहा है मुंह पे लगेगा, ये 12वीं क्लास में चलेगा, 9वीं 10वीं 8वीं में चलेगा, मेरे बच्चे सीएचएसएल में चलेगा, सीएचएसएल टपोरी पेपर होता है, ठीक है छोटे मोटे पेपर में चलेगा, मेन पेपर में नहीं चलेगा भाई, मेन पेपर में नहीं चलेगा। मेन पेपर की बात करते हैं तो बेटा मेन पेपर से मेरा मतलब क्या होगा? जब पैसेज बड़े होते हैं ना, ठीक है वहां ये टपोरी चीजें नहीं चलती हैं। इसलिए आदत ऐसी बनाओ जो इंसानियत वाली आदतें हो। ये 12वीं क्लास तक मेनली चलता था बेटा। क्लिक करके आगे तुम क्वेश्चन पढ़ के आओगे, हाँ फिर क्लिक करके पीछे आओगे, हाँ फिर आंसर देते चलोगे, पागल हो गए, इतनी देर में तो पेपर खत्म हो जाएगा। फिर ढूंढियो टाइम पे पेपर नहीं हुआ तो कोई भी बेकार आदत नहीं पालेगा। इसलिए मैं ध्यान से समझा रहा हूं। तो आपको करनी क्या है? इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स। आप ये लिख दो सबसे पहला तो भाई स्ट्रेटजी हमारी ये काम करेगी, इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स। अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर लें, अपनी रीडिंग स्किल्स को, ठीक है इंप्रूव कर लें। ये बात अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है जी। पर तुम कह रहे आप पेपर की बहुत बेइज्जती करते हो बेटा, पेपर की कभी इज्जत नहीं करते। मैंने हमेशा समझाया है इज्जत माँ बाप की होती है, इज्जत इस किताबों की होती है। कभी इम्तिहान की इज्जत मत करना मेरे बच्चे, समझ आई? इंसानों की इज्जत करो। इम्तिहान की इज्जत करने लगे तो उस पेपर से डरने लग जाओगे तुम। अब मैं बैठ के कोरोना की इज्जत करूं? कोरोना भी तो एक इम्तिहान ही है। किसी बीमारी की जो इज्जत करते हैं ना तो 2 मिनट तुम न्यूज चैनल देख लो, 2 मिनट न्यूज चैनल देखने के बाद लगता है अभी मर जाएंगे हम, दुनिया तबाह हो रही है, दुनिया मर रही है। न्यूज चैनल देख के देखो, न्यूज चैनल का काम क्या है? सिर्फ डराना। तो पेपर से तुम क्या करते हो? डरते हो, तभी तुम फंसते हो। तो न्यूज चैनल देख के एक बार तो आज 5 मिनट के लिए या आज के टाइम में तो कोई टपोरी सा न्यूज़पेपर उठा के पढ़ ले, वैसे 2 मिनट में लगेगा मर गए सब। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है सिवाय डराने का। डरा रहे हो? अरे समझाओ। अगर न्यूज चैनल में आए देखो भाई, कोई भी सपोज ये बोले कि अगर इस टाइम पे बुखार हो जाता है, वो बंदा तो वैसा डरा ही जाता है, मेरे को बुखार हुआ है, हाँ मेरे को तो कोरोना है, अब ये तो ना बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, तो कुछ भी है। तो ये चीजें बेटा देखो, अवेयर रहो, फालतू बकवासबाजी में बाहर मत जाओ, ठीक है। काम है तो जाओ, जरूरी काम है तो जाओ कहूंगा, ठीक है, अदरवाइज मैं बच के रहो बेटा, सेफ रहो, ठीक है। ये बीमारी इतना घटिया काम है कि एक बार लग गई ना, बच्चा ये सोचता है मेरी इम्यूनिटी अच्छी, बेटा इम्यूनिटी अच्छी है बट 5-6 महीने तक तो ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा। इतनी वीकनेस बॉडी में ले आएगी ये चीजें कि 5-6 महीने की तेरी जो पढ़ाई, तेरा जो प्रीशियस टाइम है ना वो निकल जाएगा मेरे बच्चे। इसलिए नेगेटिव चीजों को मत सोचो, बट बेवकूफ भी मत बन। बाहर जा रहे हो मास्क लेकर लगा के जाओ, सैनिटाइजर वगैरह टाइम पे यूज करो, ये गंदी आदतें छोड़ दो, आंख मलने की, ठीक है, मुंह पे हाथ लगाने की, ये चीजें, ठीक है ये चीजें हैं। अब शादी है, जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, मैं नहीं गया। मैंने उसे बोला मैं ना कर भाई, तेरा ही भला कर रहा हूं, मैं आऊंगा यार, मास्क लगाऊंगा, मास्क में हटाऊंगा नहीं, यूं रहेंगे, क्या बातचीत करेंगे, ये तो है नहीं, चल फोटो लेने भाई मैं मास्क हटा लेता हूं, चलो फोटो खिंचवाना है, और फोटो खिंचवाने से क्या हो जाएगा भाई? समझ पा रहे हो?
इससे अच्छा क्या है बताओ? इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा है कि मैं शादी में ना जाऊं भाई। हाँ, तू भी आराम से अपनी छोटी शादी कर ले। हाँ, कोरोना वोरोना ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ, तब मिलेंगे ना भाई। तो भाभी को लेकर घर आ जाओ, घर परिवार भी मिलेगा, आराम से खाएंगे पिएंगे, कितनी अच्छी बात है। दूसरे को भी समझ आई। अब दूसरा कोई बेवकूफ तो है नहीं बेटा। हम क्या करते हैं, अच्छा भाई ठीक है भाई, दोस्त देख है, ठीक है, यही थी भाई दोस्ती, दोस्त की शादी में नहीं आया भाई, ठीक है भाई। और हम क्या करते हैं, चल ठीक है भाई आ रहा हूं भाई। अरे वो बेवकूफ बना रहे तो बन रहे, खुद भी समझदार बन, उसको भी समझा। समझ पा रहे हो? तो उन्हीं चीजों से तो चीजें सुधरेंगी। हाँ, जब तक ऐसा था बेटा, ठीक है, जब तक ऐसा था कि चीजें थी, अभी नॉर्मल नहीं हो गया था कोरोना। हाँ, तो बेटा बच्चों को पता है, मैं विदाउट मास्क क्लास में जाया करता था, बच्चों से पूछ लो जो ऑफलाइन में थे बच्चे, बताओ मैं कभी मास्क लगाए हुए देखा? फिर सीरियस हुई तो बेटा फिर सीरियस हो जाओ। अच्छा बीमारी सीरियस हो रही है तो सीरियस हो जाओ, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में नहीं है कहते सर आपका दोस्त नाराज क्यों होगा? समझदार दोस्त है भाई, पागल दोस्त थोड़ी ना कि नाराज होगा, समझदार दोस्त है। कोरोना को जो चीज समझते हैं वो समझदार है। ठीक है, तो ये चीजें डन बेटा। चलो, तो अभी रियली बहुत हालत खराब है और प्लीज घर पे बैठो, रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करो, जिन बच्चों की नहीं। बेटा जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, उनके लिए अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बचपन की मेहनत आपके काम आ रही है, आपने बचपन में अच्छे से रीड किया। ठीक है, चलो जी देखो बेटा, अब आगे की बात करते हैं सेकंड। अब आगे की बात करते हैं सेकंड। पहली चीज तो ये होगी स्ट्रेटजी के लिए जरूर आपको काम करना है। हाँ बेटा, एक चीज बड़ी चीज है, देखो क्या भाई, रीड द पैसेज। हाँ, रीड द पैसेज। अब बेटा ध्यान देना, ये पॉइंट ना एज फास्ट एज यू कैन, बेटा ये चीज ना ये आप पर डिपेंड करती है भाई। अब आगे बेटा, रोल ऑफ योर रीडिंग स्किल्स, मैं तो यहां यही बोलूंगा, एज फास्ट एज यू कैन, रीड द पैसेज एज फास्ट एज यू कैन, रोल ऑफ योर रीडिंग स्किल्स। आपकी रीडिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है बेटा। ये तो मैं यही बोलूंगा, ये तो नहीं बोलूंगा मैं पैसेज को आराम से पढ़ो, हाँ ध्यान से पढ़ो, हाँ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो भाई। वो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट को कभी फास्ट नहीं पढ़ते, क्लोज टेस्ट को मेरे बच्चे हमेशा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, मीनिंग निकालते हुए पढ़ते हैं कि किस तरीके से चल रही हैं चीजें। बेटा पैसेज को जितना तेजी से आप पढ़ सकते हो पढ़ो, पैसेज का ओवरव्यू करना होता है, पैसेज के अंदर घुसना नहीं होता है, फिलअप नहीं देने आपने, समझ बेटा? तो ये चीजें समझनी है। तो रोल ऑफ योर प्रैक्टिस स्किल्स, आपकी प्रैक्टिस स्किल्स का वो रोल है बेटा, जितना है आपकी प्रैक्टिस स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो जितना फास्ट पैसेज को पढ़ोगे उतना ही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला ट्राई टू राइट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट चीजों को लिखने की कोशिश करो। आपको एक पेपर दिया जाएगा, ऑनलाइन पेपर की बात कर रहा हूं मैं, या अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप अंडरलाइन कर लो। और बेटा पैसेज भी दो टाइप के ना, आपको पता है पैसेज भी दो टाइप के कैसे हैं। अगर आपके पास पेपर पे है जैसे सीरियस का है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो ट्राई टू राइट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो आपको लग रहा है ये चीज पूछी जा सकती है, कितनी रेशियो से कितनी रेशियो बढ़ी, उस साल से पॉपुलेशन इस साल इस रेशियो से बढ़ी, तो आप रेशियो लिख सकते हो हिंट के लिए, ताकि आपको देखते याद है ये रही वो रेशियो। कई बार ऐसे डेटाबेस जो पैसेज होता है ना, डेटाबेस्ड पैसेज, उसमें डेटा बच्चा लिख लेता है कि हाँ यार ये चीज है, कम डेटा यूज हुआ है। अगर बहुत ही ज्यादा डेटा यूज हुआ तो फिर डेटा पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये चीजें, बट डेटाबेस क्वेश्चन होता है तो हम समझ जाते हैं डेटाबेस में क्या होता है, कम डेटा यूज किया गया तो उनसे पक्का पूछेगा बताओ इस साल से पॉपुलेशन कितने साल पे क्या इंक्रीज क्या रेशियो थी, तो उस चीज के लिए आप ये चीज लिखते हो। ठीक है बेटा, तो वो आप दिमाग में बैठा के रखिए चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज, योर इन्वॉल्वमेंट। आपकी पैसेज में इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट मतलब कई पैसेज ऐसे आ जाते हैं जो आपके लैंग्वेज से रिलेट नहीं करते, उसमें फाइनेंशियल लैंग्वेज है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ फाइनेंशियल लैंग्वेज, आप फाइनेंशियल लैंग्वेज से क्या है अवेयर नहीं है, तो आप उसको क्या करते हो यार ये तो गलत है, अलग इग्नोर कर देते हो। तो आपको करना है ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज, पैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जिसके लिए आपकी पैसेज में क्या होनी चाहिए बेटा, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। पैसेज में आपकी क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पैसेज को बोरियत नींद से पढ़ रहे हैं, ये याद रखना। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई पैसेज में तो सब चीजें बकवास हो जाएंगी, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। तो आपने क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज। नेक्स्ट देखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज। टोन ऑफ पैसेज भी समझने की जरूरत करनी है कि किस तरीके से वो बात कर, ताकि आप टाइटल में भी हेल्प करेगा, आपकी टोन जो है और वो आंसर्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात बच्चे, डू नॉट एज्यूम एनीथिंग। ये सबसे घटिया आदत होती है बच्चे की, मतलब योर पर्सनल डेटा। बेटा अपना पर्सनल डेटा या पर्सनल अजम्पशन मत घुसा देना, पैसेज के हिसाब से आंसर करना है, तेरे हिसाब से नहीं। बच्चा अज्यूम कर लेता अपने आप से, अरे मेरे हिसाब से ये टाइटल ठीक है, अरे मेरे हिसाब से ये टोन ठीक है। भाई पैसेज बतानी है, पैसेज की टोन क्या है, तेरी टोन नहीं पूछ रहा हूं, तेरी अजम्पशन नहीं पूछ रहा। तो ये बात मैं ग्रामर में भी बोलता हूं, पैसेज में भी बोलता हूं, तो ये चीज अपने आप में दिमाग में बिठा लो। ठीक है, मेन चीज ये है बेटा। इसके अलावा पैसेज में कोई ऐसी चीज नहीं है जो चांद सितारे लेकर तुम्हारी मदद करने पहुंच जाएगी। ओवरऑल रीडिंग स्किल्स, कोई पूछता है पैसेज कैसे सोल्व करें, बेटा पैसेज पढ़ आंसर्स दे, सिंपल है यार। अब मैं आपके सामने कोई पैसेज दूंगा, मैं कहूंगा इसे कॉपी करते रहना बेटा, साथ में साइड में बात करता हूं, कॉपी करते रहना। अगर मैं क्या करूंगा आपको बेटा कोई पैसेज दूंगा, मैं बोलूंगा चलो भाई इसके आंसर्स करो, तो आप इसके आंसर करने की कोशिश करेंगे, बस आप आंसर दे पाएंगे जब आप उसको पढ़ के समझ पाएंगे। पढ़ के समझने के लिए रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, पहली क्लास में समझा रखा है भाई, ये तो फर्स्ट क्लास में समझाया था जब मैंने कॉम्प्रिहेंशन की एक्स्ट्रा क्लास चालू करी। डन बेटा, तो ये तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कल की क्लास में कल से हम पैसेज सोल्व करना अब स्टार्ट करेंगे। आज पैसेज की टोन सारी चीजें, आज एक क्लास बेटा 1.5 घंटा मांगती है करीब करीब। ठीक है, कि हम किस तरीके से पैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये पैसेज अंडरस्टैंड करना आ गया, कल जब मैं पैसेज को कराना स्टार्ट करूंगा ना, पैसेज को स्टार्ट करूंगा कराना, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है बच्चे, दूसरी बात बेटा, आज जो बैच है 4 to 5 प्रैक्टिस बैच, वो आज ऑफ रहेगा। मेन मतलब प्रैक्टिस बैच मेन वाला क्लास जो है 4 से 5 वाली ऑफ रहेगी। ठीक है, दूसरा 4 से 5 वाली ऑफ रहेगी। दूसरा कोई और भी क्लास मेन बैच की अभी तो है ही, बट और भी कोई मेन बैच की क्लास ऑफ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आज हमारी नेबर में एक दादी जी थी तो उनका देहांत हो गया है, तो मुझे वहां जाना पड़ सकता है, अभी श्योरिटी नहीं है। वो भगवान की दया से एज थी, ऐसा नहीं है कि जल्दी दादी जी गई हैं, बट नहीं बेटा कोरोना नहीं था उनको, नॉर्मल एज शायद 85 ईयर्स की थी।
तो वहां मुझे जाना पड़ सकता है। अभी श्योरिटी नहीं है कि किस टाइम पे जो है दाग के लिए जाएंगे, तो उसके लिए फिर आपकी कौन सी क्लास को मुझे एक ऑफ करनी पड़ेगी, कौन सी तो अभी कुछ नहीं पता है। अभी तक सारी क्लासेस हैं, ठीक है। 4 to 5 वाली तो है ही है बेटा कैंसिल, वो तो पक्का है, आज ऑफ करेंगे उसको, क्योंकि शाम को तो 100% जाना ही है। और स्पोकन का भी कुछ नहीं कह सकता बेटा, हो सकता है स्पोकन भी ऑफ हो, या हो सकता है बाकी क्लासेस पे भी इफेक्ट आए, ठीक है। बट अभी की तो है, अभी की तो है। इससे अगली क्लास जो मैं लेता हूँ 10:45 से, वो तो है, ठीक है। बट सडनली जैसे ही पता चलेगा मैं तभी ऑफ का मैसेज डलवाऊंगा, तो जब भी ऑफ का मैसेज डले तो आप तुरंत से जो है ना समझ जाना चीजों को। सो अभी कुछ नहीं पता बेटा, डेट वाली होगी नहीं होगी भी कुछ भी नहीं पता, स्पोकन होगी अभी कुछ नहीं पता। अगर आपके पास ऑफ का नोटिफिकेशन आ जाए तो क्लास ऑफ है, अगर आपके पास ऑफ का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो क्लास है, सिंपल चीज है, ठीक है पुत्र जी। तो ये आपके पैसेज की कहानी है। अब बेटा बातचीत करेंगे हम चुटकू कल, ठीक है बेटा, अब बातचीत करेंगे कल। तो जब भी कोई भी क्लास आपकी जो है वो कैंसिल हो तो आप समझ जाना, ठीक है। तो अभी कुछ श्योरिटी नहीं है बेटा, अभी कुछ श्योरिटी नहीं है। और ऐसा ही रख लेते हैं प्रैक्टिस बैच का भी ना, अभी प्रैक्टिस बैच भी ऐसे ही है कि अगर ऑफ का मैसेज आ जाएगा प्रैक्टिस बैच का तो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये या प्रैक्टिस ऑफ ही मानो बेटा, ये ना आप उसी झंझट में रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे। तो प्रैक्टिस का भी ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस का भी ऐसा ही कर लेते हैं कि अगर ले पाए तो मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज ऑफ का मैसेज आ जाएगा तो आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। अभी की 10:45 की क्लास तो है बेटा, तो अपने दिमाग में सिर्फ एक ये बात रखना, कोई भी कैंसिल हो सकती है, वो मुझे अभी खुद नहीं पता, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं, ठीक है बच्चे, ऐसा रख लेते हैं। कोई भी कैंसिल हो सकती है, अदरवाइज अगर जिस हिसाब से भी जो भी हुआ है, जितने बजे जाना पड़ा या जो भी होगा उस हिसाब से फिर देख लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो क्लासेस हैं, जो भी कैंसिल करनी पड़ी वो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑफ का नोटिफिकेशन देख लेना, ये ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, आप सडनली ऑफ का नोटिफिकेशन देख के जो है कंफ्यूज होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। चलो, तो अभी मैं कॉल पे बात कर रहा था, क्लास के बीच में जो कॉल आई थी उसी के लिए वो कॉल एक्चुअली आई थी। डन बेटा, चलो। तो पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट और पैसेज की फिर आपको जो है एक साथ ही आपको पीडीएफ जो है वो मिलेगी। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर मेरे बच्चे, बाय बाय, प्लीज सेफ रहें बेटा, बाय बाय।